कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम प्री बोर्ड पेपर 3 या मॉडल पेपर 3 इसका हल देखने वाले हैं, सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा 2022 के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट ये प्री बोर्ड का पेपर है। आपने इसको हल कर लिया होगा। आप अपने उत्तरों की जांच मेरे द्वारा बताए गए उत्तरों से ज़रूर कर लें। अब आप ध्यान दीजिए, पहला जो अपठित गद्यांश था, इस गद्यांश में 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, पहला प्रश्न था कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है, शीर्षक पूछा गया था। तो जो शीर्षक है, गद्यांश को पढ़ने पर आपको लगेगा कि ए वाला ऑप्शन सही है, सैनिक शिक्षा की आवश्यकता। दूसरा वाला प्रश्न था, अस्त्र शब्द का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ जो होता है वो होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। शस्त्र होता है हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। तीसरा प्रश्न देखिए, भविष्य के लिए बहुत बड़ी सेना कैसे तैयार हो सकेगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है, यदि विद्यालयों में ही देश सेवा की दृढ़ भावना भर दी जाए तो ऐसा संभव है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, गद्यांश में भी आया था। चौथा प्रश्न देखेंगे, सैनिक शिक्षा से शारीरिक शक्ति के साथ कौन से मानवीय गुणों का विकास होता है। तो ध्यान दीजिए, सेवा का भी होता है, तत्परता का भी होता है, परिश्रमशीलता और निर्भरता का भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया, उपयुक्त तो सभी गुणों का विकास होता है। फिर आगे देखेंगे पांचवा और छठा प्रश्न। पांचवा और छठा प्रश्न, किसने कौरवों और पांडवों को सैनिक शिक्षा दी थी। तो पांचवा प्रश्न कह रहा, कौरवों और पांडवों को सैनिक शिक्षा किसने दी। ऑप्शन नंबर 2 सही है, द्रोणाचार्य ने दी थी। और छठा प्रश्न, हमारी नवीन स्वतंत्रता की रक्षा हो सके इसके लिए क्या करना होगा। इसके लिए अपनी शक्ति में वृद्धि करनी होगी, ये गद्यांश में आया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये इस तरह से अपठित गद्यांश के 6 प्रश्न थे। उसके बाद इसी पहले प्रश्न के अंतर्गत अपठित पद्यांश है, जिसको पढ़ करके रोमन संख्या में 7 से 12 तक प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो देखते हैं 7वां प्रश्न पहले का, शोषण का शस्त्र किसे कहा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगर इस पद्यांश को आपने पढ़ा है तो भाग्यवाद को शोषण का शस्त्र कहा गया है, ये बिल्कुल सही है। फिर आगे देखेंगे, उसके बाद 8वां प्रश्न देखेंगे, प्रकृति मनुष्य के से आगे कैसे झुकती है। प्रकृति जो है मनुष्य के आगे कैसे झुकती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें परिश्रम सही है, परिश्रम से वो झुकती है। ऑप्शन नंबर 6 सही है बिल्कुल। फिर देखिए 9वां प्रश्न, मनुष्य ने सुख कैसे पाया है। मनुष्य ने सुख भाग्य से नहीं पा सकता, वो दूसरे के बल से भी नहीं, भुजबल से यानी खुद के भुजाओं की ताकत से उसने ऐसा किया है। ऑप्शन नंबर 6 सही है। 10वां, इस काव्यांश से क्या प्रेरणा मिलती है। इस काव्यांश से परिश्रमी बनने की प्रेरणा मिलती है, उद्यमी बनने की प्रेरणा मिलती है। ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल सही है। और 11वां प्रश्न, श्रम जल में अलंकार कौन सा। उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक। तो श्रम रूपी जल, इसलिए इसमें अलंकार हो जाएगा रूपक, ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 12वां प्रश्न, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का, पंक्ति का भावार्थ लिखना है। इसका भावार्थ क्या है, यानी भावार्थ पूछा है। तो भाग्यवाद के बहाने दूसरों का हिस्सा हड़पा जाता है या दूसरों के भाग को दबाया जाता है। ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल सही है। यही आप करेंगे कि भाग्यवाद जो होता है कि तेरे भाग में तो ये लिखा है और उसका हिस्सा हड़प लिया जाता है, ये इसका भावार्थ है। 6 वाला सही है। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में व्याकरण के रिक्त स्थान है। दूसरे का पहला देखेंगे, सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा किसे कहा गया है। संस्कृत को कहा है। सभी भारतीयों की सूत्र भाषा कौन सी है, संस्कृत है, आदि भाषा है संस्कृत। दूसरा प्रश्न देखिए, भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। उसे लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहा जाता है। फिर आगे देखिए तीसरा प्रश्न, राजस्थान जाग उठा वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति इसमें है। और राजस्थान जाग उठा का मतलब राजस्थान तो एक भूभाग का नाम है, वो कैसे जागेगा। जागने का काम राजस्थान के लोगों का है, इसलिए वो लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी।
व्यंजना शब्दशक्ति का संबंध कौन से शब्द से होता है? व्यंजना का संबंध व्यंजक शब्द से होता है, लक्षणा का संबंध लक्षक शब्द से होता है और अभिधा का संबंध वाचक शब्द से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लें आप। फिर आगे देखिए पांचवा, मैं और जग और कहाँ का नाता उक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ध्यान दीजिए, इसमें और शब्द की आवृत्ति हो रही है। एक और का मतलब तो अन्य, एक और जोड़ने के लिए आए, योजक है तो यमक अलंकार हो जाएगा, जहां शब्द दो बार आए, दोनों के अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार। और छठा रिक्त स्थान है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए। इस उदाहरण में शरद पर मानवीय चेतना का आरोप किया है, मानवीय चेतना का आरोप किया है, मानवीय चेतना का, मानवीय क्रियाओं का आरोप किया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जब जड़, निर्जीव या प्रकृति पर मनुष्य की क्रियाओं का आरोप किया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। यह आपका ऑप्शन नंबर 2 था। इसके 6 रिक्त स्थानों के उत्तर देखिए। अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न ये जो कह रहा है, ये 3 प्रश्नों के मतलब 3 में जो ये रोमन संख्या में जो 11 प्रश्न है, इन सब के उत्तर मैं आपको बता देता हूं। तीसरे प्रश्न में जो एक नंबर के प्रश्न थे 11, उनके उत्तर मैंने यहां अलग से निकाल लिए हैं। पहला प्रश्न कह रहा था कि निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। तो थीसिस का मतलब होता है शोध प्रबंध, थीसिस का मतलब शोध प्रबंध, और विजिलेंस का मतलब होता है सतर्कता। ठीक है। दूसरा प्रश्न था प्रव्रजन शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द कौन सा आएगा? माइग्रेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? माइग्रेशन। आपको पता है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाता है। तीसरा देखेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा किसे कहा गया? नमक खाने के आधार पर लिखना है। तो किन्नू एक फल था जिसको कहा गया है। फिर चौथा, फीचर की भाषा कैसी होनी चाहिए? फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे 5वां प्रश्न कि यशोधर बाबू ने ऑफिस की घड़ी को सुस्त क्यों ठहराया? क्योंकि जो वाई.डी. पंत थे या यशोधर बाबू जो थे, रोजाना सुबह शाम अपनी घड़ी को रेडियो समाचारों से मिलाते थे, इसलिए उसने कहा कि भाई मेरी घड़ी सही है, ऑफिस की घड़ी सुस्त है, मेरी घड़ी सुस्त हो ही नहीं सकती। छठा देखेंगे, दफ्तर से लौटते समय यशोधर बाबू कहाँ बैठ करके प्रवचन सुनते थे? तो बिरला मंदिर के उद्यान में बैठ करके वो गीता पाठ सुना करते थे, प्रवचन सुना करते थे। 7वां प्रश्न, लेखक को कब लगा कि वह भी कविता लिख सकता है? मास्टर नेवा सोंदलगेकर से कवियों के चरित्र और संस्मरण जान करके तथा एकांत में कविता का अभ्यास कर करके लेखक को लगा कि वह भी कविता लिख सकता है। अर्थात ये जो दूसरी कविताएं जिन कवियों ने लिखी है वो भी उनके चरित्र जब उसने जाने तो उनको लगा कि ये भी आदमी है, मैं भी आदमी हूं, ये कविता लिख सकते तो मैं क्यों नहीं लिख सकता। उसके बाद देखिए 8वां, कक्षा के सबसे होशियार लड़के का नाम और सबसे शरारती लड़के का नाम क्या था? तो होशियार लड़का था तो बसंत पाटिल, कक्षा का मॉनिटर भी था, होशियार भी था, और शरारती लड़का था चौहान का लड़का जिसने उसकी धोती पकड़ पकड़ करके खींची थी। उसके बाद 9वां प्रश्न देखिए, लेखक के यहाँ ईख पेरने के लिए कोल्हू सबसे जल्दी क्यों चलता था? तो दिवाली के बाद ईख पेरने के लिए कोल्हू चलाया जाता था क्योंकि उसके पिता को सबसे पहले गुड़ बेचना होता था ताकि अधिक कीमत मिल सके। हालांकि पहले ईख काटने से उसमें रस कम निकलता था, भाई जब गन्ना पकेगा तभी तो उसमें रस ज्यादा निकलेगा, लेकिन शुरू में आएगी मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा तो कीमत ज्यादा मिलेगी लेकिन माल कम बैठेगा। बात वो क्यों हुई है, इधर से 100 चाहे इधर से कमर तो बीच की बीच में ही। फिर 10वां देखिए, रघुवीर सहाय की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ मैंने कुछ रचनाएं लिखी है। दूसरा सप्तक, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये सब उनकी रचनाएं हैं। और 11वां प्रश्न है, रजिया सज्जा जहीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? रजिया सज्जा जहीर उर्दू की कहानी लेखिका है। इनका जन्म 15 फरवरी 1917 को राजस्थान के अजमेर शहर में हुआ था।
अब यहाँ ध्यान दीजिए, खंड ब के कुछ प्रश्न है वो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ साथियों, आप देख लेंगे उस पेपर में। चौथा प्रश्न था, रेडियो में समाचार लेखन की बुनियादी बातें संक्षेप में लिखिए। तो साफ सुथरी टाइप की हुई कॉपी, ट्रिपल स्पेस में टाइप की हुई, दोनों तरफ हाशिए होने चाहिए। यानी आपने कंप्यूटर में कीबोर्ड देखा होगा, एक बार दबाते तो स्पेस के बटन को एक बार दबाते एक स्पेस, दो बार दबाते दो, तीन बार दबाते ट्रिपल स्पेस में टाइप होना चाहिए ताकि नजर जल्दी आ जाए। एक पंक्ति में 12-13 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए और पंक्ति के अंत में यदि शब्द विभाजित हो रहा है तो उसको विभाजित नहीं करें, उसको अगले पेज में ले लें। ऐसे ही अगर किसी पेज के लास्ट में लाइन आधी रह रही है तो या तो उसको आगे ले लें। समाचार कॉपी में जटिल उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग नहीं करें। वर्तनी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। समाचार लेखन की भाषा को प्रभावी बनाने के लिए आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न था इसमें एक कि टेलीविजन में समाचार कैसे लिखे जाते हैं। टेलीविजन जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है। ये रेडियो की भांति एक रेखीय माध्यम है। टेलीविजन में शब्दों में ध्वनियों की अपेक्षा दृश्यों का अधिक महत्व होता है। बहुत जरूरी है, इसे अंडरलाइन भी करेंगे आप उत्तर में कि दृश्यों का अधिक महत्व होता है। इससे दृश्य शब्दों के अनुरूप उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक खबर बताने की शैली का प्रयोग किया जाता है। अतः टेलीविजन में समाचार लेखन की प्रमुख शर्त दृश्य के साथ लेखन है। दृश्य एक तरफ चलते रहेंगे और लेखन होता रहेगा। आपको ज़्यादा क्या बताएं, रोज आप समाचार देखते हैं किस तरह से एक तरफ चित्र चलते हैं, दूसरी तरफ जो टीवी एंकर है वो समाचार रीड करता है। टेलीविजन समाचार में निम्नलिखित क्रमांक दोष अक्सर करता है, किंतु लेकिन उपयुक्त पूर्वक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो समाचार पत्र में होते हैं, टेलीविजन में नहीं होते। छठा प्रश्न देखिए, किसानों की समस्याएं, इस विषय पर एक आलेख लिखना था। तो यहां मैंने एक आलेख लिखा है। भारतीय कृषि बहुत हद तक मानसून पर निर्भर है तथा मानसून की असफलता के कारण नकदी फसलें नष्ट होना किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं का मुख्य कारण माना जाता है। मानसून की विफलता, सूखा, कीमतों में वृद्धि, ऋण का अत्यधिक बोझ आदि परिस्थितियां समस्याओं के एक चक्र की शुरुआत करती है। भूमि पर अधिकार, अच्छे बीजों का अभाव, मशीनीकरण का अभाव, भंडारण सुविधाओं का अभाव, पूंजी की कमी, परिवहन व्यवस्था का अभाव आदि वो समस्याएं हैं जो किसानों की कमर तोड़ देती है। फसलें तो उगा लेता है किसान, लेकिन मंडी नहीं मिल पाती है, बाजार नहीं मिल पाता है तो वो सड़ जाती है। आप आए दिन महाराष्ट्र में प्याज के बारे में सुनते रहते होंगे, प्याज सड़ जाते हैं, रोडों पे फेंक दिए जाते हैं। आज अन्नदाता संकट में, उसको फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, दूसरों का पेट भरने वाला स्वयं भूखा सोता है। अगर कृषि और किसान को बचाना है तो वास्तविक धरातल पर सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। केवल कागजी काम और कागजी योजनाओं से काम नहीं चलने वाला है, वास्तव में उनको मदद मिलनी चाहिए। 7वां प्रश्न देखेंगे कि शीतलवाणी में आग से क्या अभिप्राय है। हरिवंश राय बच्चन की जो कविता आत्मपरिचय, उसका ये प्रश्न है। शीतलवाणी में आग होने का अभिप्राय यह है कि उसकी वाणी में बाहर से शीतलता भले ही दिखाई देती हो पर उसमें आग जैसे जोशीले विचार भरे रहते हैं। अर्थात कवि दुखी है और दुख है, लेकिन वो अपने दुख को बाहर जाहिर नहीं करता है, अंतरात्मा उसकी दुखी है। कवि की ओजस्वी वाणी पाठकों में उत्साह का भाव भर देती है। उसके दिल में इस जग के प्रति विद्रोह का भाव है। वह जोश में होश नहीं खोता है, वह अपनी वाणी में शीतलता बनाए रखता है। यहाँ आग से अभिप्राय कवि की आंतरिक पीड़ा से है। कवि दुखी होते हुए भी संसार को प्रेम का संदेश देना चाहता है। 8वां प्रश्न देखेंगे कि देख आईने में चांद उतर आया, पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट करना है। एक माँ और उसकी संतान का वात्सल्यपूर्ण चित्रण कवि फिराक गोरखपुरी ने अपनी इन रुबाइयों में किया है। आसमान में चांद देखकर बच्चा उसे लेने की जिद पकड़ लेता है। माँ उसे दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है और उसे कहती है कि दर्पण में चांद उतर कर आ गया है, तेरे लेना हो तो ले ले। आज भी जिन बच्चों के जीवन में महंगे खिलौने नहीं है, चंदा मामा ही उनका खिलौना। बहुत ही सुंदर सूरदास के जैसा वात्सल्य चित्रण फिराक गोरखपुरी ने किया है। 9वां प्रश्न देखेंगे, लुट्टन सिंह अपना गुरु किसे मानता था और क्यों। पहलवान की ढोलक ये कहानी है। फणीश्वरनाथ रेणु की जो आंचलिक कथाकार है,
लुट्टन पहलवान जब पहली बार पहलवानी करने दंगल में जाता है तो एकमात्र ढोल की आवाज होती है जो उसे अपना साहस बढ़ाती नजर आती है, यानी उसको हौसला मिलता है ढोल की आवाज से, जोश आता है। ढोल की हर थाप में वह एक निर्देश सुनता है, उठा करके पटक दे, चित कर दे, बहुत सारे शब्द आए थे कहानी में। उसे अगला दाव खेलने के लिए प्रेरित करता है, यानी दाव काटो, दुश्मन को हराओ, प्रतिद्वंदी को नीचे पटक दो। यही कारण है कि लुट्टन पहलवान ढोल को अपना गुरु मानता था। गुरु जैसी पहलवानी सिखाता है वैसा काम यहाँ ढोल ने किया था, तो लुट्टन पहलवान उसी को अपना गुरु मानता था। गुरु भी राह दिखाता है, यहाँ ढोल ने राह दिखाई उसको। 10वां प्रश्न देखेंगे कि साफिया ने नमक की पुड़िया टोकरी से निकाल करके हैंडबैग में क्यों रख ली। साफिया के भाई ने, ये आपको ध्यान है नमक कहानी है रजिया सज्जा जहीर की, जो सीमाएं भले ही दो सरहदों को बांट दे लेकिन अंतर्मन उनको नहीं बांट सकता है। अर्थात अंतर्मन में आप कैसे सीमा बॉर्डर खींचेंगे, नहीं खींच पाएंगे। साफिया के भाई ने नमक की, साफिया लाहौर चली गई है और सिख बीवी ने उससे लाहौरी नमक मंगवाया था। पूड़िया भारत ले जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि ये गैर कानूनी था। पाकिस्तान से लाहौरी नमक भारत ले जाना प्रतिबंधित था। उसके अनुसार नमक की पूड़िया निकल आने पर बाकी सामान की भी चिंदी चिंदी बिखेर दी जाएगी। नमक की पूड़िया तो जा नहीं पाएगी, ऊपर से उनकी बदनामी मुफ्त में हो जाएगी। साफिया सैयद मुसलमान थी, सैयद वचन के पक्के होते हैं। साफिया को प्रेम का तोहफा भी ले जाना था, मतलब लाहौरी नमक उसको ले जाना था सिख बीवी के लिए। वह इसे चोरी चोरी नहीं ले जाना चाहती थी। उसने निश्चय किया कि वह इस तोहफे को कस्टम वालों को दिखा करके ले जाएगी, इसलिए उसने टोकरी के नीचे जो लाहौरी नमक छिपाया था वो वापस निकाल दिया, अपने हैंडबैग में रख दिया कि वहां जाते ही टेबल पर रख देगी भाई ये लाहौरी नमक है। 11वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न खंड ब का अंतिम प्रश्न है ये। यशोधर बाबू की पत्नी को उनसे क्या शिकायत थी। जिस समय यशोधर बाबू की शादी हुई थी तब उनके साथ गांव से आए हुए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जिठानियों की चलने दी। उनका यह भी मानना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। जितने नियम उन बुढ़िया ताई के लिए थे वो सब मुझ पर भी लागू थे। कुल मिलाकर के वो अपने खुन्नस निकालना चाहती थी, यानी अब अपनी पुत्री के कहे वो आधुनिक संस्कृति का अनुकरण कर रही थी। कहीं ना कहीं उसके मन में ये जो भाव बैठे हुए थे वो अब निकल करके सामने आ रहे थे। खंड ब में आपको पता है 11 प्रश्न नहीं है, खंड ब में 12 प्रश्न है। ये अंतिम प्रश्न होगा, पहले गलत बोल दिया था। मास्टर नहवा सौंदलगेकर की जगह यदि आप होते तो लेखक को कविता लिखने के लिए कैसे प्रेरित करते। मास्टर नहवा सौंदलगेकर की जगह यदि मैं होता तो उनकी तरह मराठी कविता को गा गा कर सुनाता, कविता को हाव भाव और अभिनय से जीवंत बना देता, लेखक की रुचि और उसकी प्रतिभा को पहचान कर उसको निखारने का प्रयास करता, लेखक को कविता की बारीकियां बताता और प्रसिद्ध कवियों की रचनाएं पढ़ने को देता, लेखक द्वारा लिखी कविता को अच्छी तरह सुनता और उसमें सुधार करवाता, मास्टर की तरह ही लेखक को विद्यालय के वार्षिकोत्सव में तथा बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों के सामने कविता पाठ कर उसका आत्मविश्वास बढ़ाता। यानी जो दूसरे लेखक हैं, कवि हैं, उनके संस्मरण और उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी देता और उसको एक अच्छी राह पर मैं अग्रसर करता। खंड ब के प्रश्न हमने हल कर लिए थे, उधर अलग से उत्तर लिख रखे थे। खंड से देखेंगे, निबंधात्मक प्रश्न है ये, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक चिड़िया के माध्यम से व्यक्ति को निरंतर अपने मंजिल की ओर अग्रसर होने का संदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी मनुष्य अपनी मंजिल प्राप्त कर ले। बाधाएं आती है लेकिन मंजिल के प्रति उन्मुख रह करके उसको चलना, निरंतर चलने का संदेश यहाँ दिया है। इसको लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे। कवि पाताली अंधेरे की गुहाओं के विवरों में धुएं के बादलों में लापता होने की कामना क्यों करता। शहर स्वीकारा कविता के आधार पर लिखिए। आपको ध्यान है कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने ये कविता लिखी थी, शहर से स्वीकारा है।
कवि ये कहना चाह रहा है कि उसका जो भी प्रेरणा स्रोत है, चाहे वो उसकी प्रेयसी, प्रियतमा, माँ, बहन कोई भी हो सकती है, उसका स्नेह और प्यार इतना था कि वो एक तरह से उसके मार्ग में बाधा का काम कर रहा है। इसलिए कवि चाह रहा है कि मैं ऐसी जगह चला जाऊं जहां उनकी यादें नहीं हो। लेकिन फिर वो सोचता है कि चाहे मैं कहीं पर भी गहरी गुफाओं में चला जाऊं, धुएं के बादलों में चला जाऊं, फिर भी उसकी यादें मेरे अंतर्मन में हैं। तो यहाँ एक विरोधाभास प्रकट होता है। लेखक ने बाजार को मानवता विरोधी कहा, क्यों? तर्क दीजिए। आपको पता है कि बाजार, जैनेन्द्र के बाजार दर्शन निबंध से ये प्रश्न है, और आपको जानकारी होगी कि बाजार आवश्यकता के समय काम आने वाला है। एक ऐसी जगह है जहां व्यक्ति अपनी आवश्यकता की चीजें खरीदता है, लेकिन वही बाजार चकाचौंध, यानी उसको सजा धजा करके इस तरह से रखा जाए कि लोग उसमें उलझ जाएं और जो नहीं खरीदना वो खरीद लें। जब जरूरत के समय काम ना आकर के उल्टा मनुष्य की जेबें काटने लग जाएगा, तो वो मानवता विरोधी है। और मानवता विरोधी इसलिए भी कहा है कि व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए वहाँ षड्यंत्र करता है, चीजों में मिलावट करता है और बेचता है, इसलिए वो मानवता विरोधी है। भक्ति ने महादेवी वर्मा की अधिक देहाती बना दिया, कैसे? कथन के आधार पर बताइए। बिल्कुल, जो महादेवी वर्मा की सेविका थी भक्तिन, जो उसके रसोई में खाना बनाती थी, आपको ये जानकारी हो चुकी होगी कि भक्तिन देहात से आई थी और शहर में जब वो महादेवी वर्मा की वहाँ थी तो महादेवी वर्मा को उसने बहुत सारे देहाती शब्द बता दिए थे, यानी उसकी खुद की लैंग्वेज उसको सिखा दी थी, खुद के हाव भाव उसको सिखा दिए थे। लेकिन महादेवी वर्मा उसको एक भी मैनर्स, जिसे हम कहते हैं एक भी तहजीब, वो नहीं सिखा पाई, वो नहीं बदली, लेकिन महादेवी वर्मा बदल गई। इसलिए उसको कहा कि अधिक देहाती बना दिया। डिटेल में लिख लेंगे इसको। 15वां प्रश्न देखेंगे। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, यशोधर बाबू, कोई भी व्यक्ति होता है जिसके जीवन में जितना संघर्ष होता है वो उतना ही सौम्य व्यवहार का होता है। यशोधर बाबू भी, उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी तो सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ चुकी थी। जब शहर आए तो किशनदा के साथ वो रहे, तो काफी अपनी पुरानी संस्कृति से उनका जुड़ाव था। लेकिन उनकी पत्नी अपनी पुत्री के प्रभाव के कारण, आधुनिक संस्कृति के प्रभाव के कारण, अपने बच्चों के प्रभाव के कारण वो बदल जाती है। उसके मन में कहीं ठेस थी कि संयुक्त परिवार में उसके पति ने उनका साथ नहीं दिया था, इसलिए अब उसके जमेगी जो वो करेगी। फिर आगे देखिए, जूझ आत्मकथात्मक उपन्यास के संकलित अंश की मूल संवेदना लिखिए। जूझ जो आनंद यादव का आत्मकथात्मक उपन्यास है, मराठी उपन्यास का ये अनुवादित अंश है, तो ये इसके बारे में लिखेंगे कि यदि आदमी में संघर्ष करने की प्रवृत्ति हो और कुछ ललक हो कुछ पाने की, तो बिल्कुल आनंद की तरह उस लेखक की तरह पाया जा सकता है। जिस तरह उसने 5वीं छोड़ने के बाद पुनः 5वीं में प्रवेश लिया और मराठी कविता में वो सबसे बेस्ट हो गया, अच्छा हो गया, तो कर सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय लिख देंगे। इलाहाबाद के प्रवर्तक, इनकी आत्मकथा के 4 खंड, इनकी जो इलाहाबाद जो था उसके प्रवर्तक तो हैं ही हैं। फिर जो इनकी रचनाएं हैं उनके बारे में लिखेंगे। फणीश्वरनाथ रेणुका लेखक परिचय भी लिखेंगे। आंचलिक उपन्यासकार है, मेला अंचल है, प्रति परिकर्ता, इनकी जो भी कृतियां वो लिखेंगे, थोड़ा अच्छा लिखेंगे। फिर व्याख्या वाला प्रश्न खंड 2 में 17वां प्रश्न है। ये आपको पता है कि बात सिद्धि थी, कौन सी कविता है ये? बात सिद्धि थी। इस कविता से, कुंवर नारायण की कविता बात सिद्धि थी, वहां से ली गई है। तो आप इसके बारे में लिखेंगे कि अनावश्यक शब्दों का, बोझिल शब्दावली का प्रयोग करके हम बात के मूल अर्थ को खो देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक अर्थ के लिए कुछ शब्द नियत होते हैं, उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक पांडित्य प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। फिर ये देखिए, आपके उषा कविता से ये आपका खंड है। उषा शमशेर बहादुर सिंह की कविता है, जो ग्रामीण जनजीवन से यहाँ उपमान लिए गए, बिंब लिए गए हैं। बहुत ही अच्छी सुंदर कविता है। सूर्योदय से पहले का परिदृश्य यहाँ दिखाया है। 18वां प्रश्न आपके गद्दी की व्याख्या का है, जिसमें ये आपके
धर्मवीर भारती के संस्मरण का अंश है, काले मेघा पानी दे, बहुत ही अच्छा है। त्याग का मैं तो यहाँ लेखक की जीजी ने बताया है। हमारे देश के ऊपर जो ये मारकाट बची है ये आचार्य प्रसाद द्विवेदी की निबंध सीरीज के फूल से है। गांधी जी के सीरीज को गांधी जी से कनेक्ट किया है और फिर ये बताया है। 19वां प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से नवीन पाठ्यक्रम में कई विसंगतियां हैं जिसके कारण एक आपको ज्ञापन लिखना है। सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को एक पत्र लिखना है ना। और MDSU जो है स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा की समय सारणी और प्रवेश पत्र के लिए एक विज्ञप्ति जारी करनी है। फिर ये निबंध है 5, इनमें से आप तैयार कर लें। इस प्रकार इस पेपर का मैंने अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें और 5 मॉडल पेपर आप जरूर देखें परीक्षा से पहले, ये मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा, क्योंकि फ़ायदा ही फ़ायदा होगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।